दोस्तों पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किस प्रकार हमारा पाचन तंत्र हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाता है, यानी जटिल से सरल खंडों में तोड़ता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पिछले वीडियो में हमने आप इस प्रश्न के साथ छोड़ा था कि क्या श्वसन और पाचन तंत्र में कोई संबंध है, यानी क्या पाचन तंत्र श्वसन तंत्र के बिना मुक्त रूप से कार्य कर सकता है या श्वसन तंत्र मुक्त रूप से पाचन तंत्र के बिना ऊर्जा जो हमें चाहिए वो प्रदान कर सकता है। चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। मैं अमित, स्वागत है आपका सक्सीड इन साइंस में। और आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन पार्ट 1 श्वसन भाग 1 में इन सभी प्रश्नों के उत्तर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक इसकी सूचना लिंक आने से पहले पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं श्वसन की परिभाषा से। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं यानी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसको सरल भाषा में समझें तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमें समझाती है कि भोज्य पदार्थ यानी जो हमने भोजन ग्रहण किया है, ऑक्सीडेशन जब उसका होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर, तब वह ऊर्जा रिलीज करती है, ऊर्जा निकालती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होते हैं। इससे ऐसे समझा जा सकता है कि कुछ जीव अपने भोजन को विखंडित करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, यानी श्वसन क्रिया कर सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जब भोजन को भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन किया जाता है और ऊर्जा निष्कासित होती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है उसमें से, तो उस क्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। अलग अलग जीवों में यह सरल और जटिल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हम स्टोमेटा यानी रंध्र देख सकते हैं जो कि बहुत सरलता से गैसियस एक्सचेंज का कार्य करता है। वहीं कुछ जीवों में यह बहुत जटिल प्रोसेस होता है जिसमें विभिन्न अंग इकट्ठे होकर एक साथ कंबाइंड रूप से इस पूरी श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। ऑक्सीजन के होने या न होने यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम रेस्पिरेशन को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिसे हम एनएरोबिक या फिर अवायवीय श्वसन कहते हैं, और दूसरा यानी एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होती है अतः इसे हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। अनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से इन्हें हम अनऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। और इसे हम फर्दर दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एल्कोहलीय किण्वन और लैक्टिक अम्ल किण्वन, यानी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन। इसमें भोजन यानी ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद CO2 और जल में परिवर्तित हो जाना सम्मिलित है। इसमें ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा निकलती है। अब ये मात्रा हम एरोबिक और एनारोबिक के बीच में कंपैरिजन करके बता रहे हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। ग्लूकोज का एक अणु 38 ATP यानी 38 ATP और 6 CO2 के अणु बनाता है, और 38 ATP यानी 38 ATP 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के समान होता है, बराबर होता है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन को हम इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं जिसमें C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंजाइमेटिक एक्शंस के बाद में 38 ATP, यहाँ पे ATP ऊर्जा के बाद लिखा हुआ है, इसका अध्ययन भी हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में करेंगे, और 6 CO2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। इसको अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझें, चित्रों के आधार पर समझें, तो हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है प्रोसेस, 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और बाद में पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल
और ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा 36 एटीपी का निर्माण करती है। यहाँ पर देखने पे पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से 36 एटीपी और साइटोप्लाज्म से सिर्फ 2 एटीपी निकल रहे हैं, अर्थात हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में एटीपी निकल रहे हैं और इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा भी कोशिका की कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय अनऑक्सी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है और इसे हम किण्वन यानी फर्मेंटेशन तब कहते हैं जब ईस्ट या जीवाणुओं में कोशिका द्रव से बाहर ऑक्सीकरण होता है। यहाँ भोज्य पदार्थ का आंशिक ऑक्सीकरण ही होता है, अतः भोजन का केवल 5% भाग ही ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हमने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के समय बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम इन 2 रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज पहले में एल्कोहल और दूसरे में लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हुए बदलते हुए समझ सकते हैं। पहली वाली अभिक्रिया ईस्ट में होती है और दूसरी हमारी पेशी कोशिका में। दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन है, परंतु इनमें अंतर यह है कि ईस्ट में ये पूर्णतः ऑक्सीजन के अभाव में ही होती है। ऑक्सीजन वहां पे पूर्णतः अनुपस्थित होता है, परंतु लैक्टिक एसिड का निर्माण तब होता है जब ऑक्सीजन की अभाव हो जाए, यानी ऑक्सीजन आना या मिलना बंद हो जाए। यह हमारी पेशी कोशिका में तब होती है जब हम कोई अत्यधिक मेहनत वाला कार्य करें, कोई विग्रेस एक्सरसाइज करें। जब हम दौड़ लगाते हैं तब हमें अपने पैरों के अंदर दौड़ने के बाद कुछ सख्त टाइट कुछ जकड़न सी महसूस होती है, वह लैक्टिक एसिड के कारण ही है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब ऊर्जा यानी हमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। परंतु जब ऑक्सीजन मात्रा के अनुसार उस पेशी कोशिका तक ना पहुंच पाए, तब उसके अभाव में यानी ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, बदल जाता है और ऊर्जा रिलीज करता है। इस प्रकार लैक्टिक एसिड जब हमारी पेशियों में जम जाती है तब हमें थकान महसूस होती है। ग्लूकोज का विखंडन हम इन 3 प्रकार से समराइज कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे प्रथम स्टेज में ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन होता है, बदलना होता है, जो कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन के अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे हम इसके प्रोडक्ट्स को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, यानी रिएक्टेंट्स सेम रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस, अभाव और एब्सेंस में हम देख सकते हैं कि एब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में इथेनॉल बनता है और ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल, जो कि अभी हमने अध्ययन किया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी हम इसे कहते हैं। इसका निर्माण इस प्रकार से देख सकते हैं कि एटीपी पे यानी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो एटीपी का निर्माण करता है। यहाँ हम देखेंगे कि जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से ग्लूकोज का विखंडन होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो एडीपी मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एटीपी बाद में सेल ऑर्गेनल्स द्वारा उनके विभिन्न प्रक्रमों हेतु उपयोग में लाकर दोबारा एडीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये एटीपी की साइकिल चलती है। इसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझें तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेनाइन, राइबोस और 3 फॉस्फेट यानी ट्राइफॉस्फेट ग्रुप से जुड़कर बना है। इसमें जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है तो ये साथ में अपने भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, जो कि कोशिकाओं हेतु चली जाती है। और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी बाद में पुनः जो हम भोजन द्वारा एब्जॉर्ब की गई या विखंडित की गई एनर्जी से फॉस्फेट मिलता है, उसको मिलने के बाद ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी का बनना निरंतर चलता रहता है और एटीपी एडीपी साइकिल चलती रहती है। और ये एटीपी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एटीपी के खंडित होने पर 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है यानी निकलती है और इसी एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने
प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। श्वसन को हम 3 फेसेस में बांट सकते हैं, यानी 3 स्टेप में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, जैसे कि बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आंतरिक व ऊतक श्वसन यानी इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, और लास्ट में थर्ड स्टेप कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमने एरोबिक और एनारोबिक के रूप में पढ़ा। बाह्य श्वसन में केवल हम बाहरी हवा को अंदर लेते हैं और अंदरूनी हवा को बाहर छोड़ते हैं। यह सिंपल एक्सटर्नल या बाह्य श्वसन कहलाता है। आंतरिक व ऊतक श्वसन में हम देखेंगे कि किस प्रकार एल्वियोलस, जो कि सबसे अंतिम छोर पे हमारे लंग्स के अंदर का पार्ट है, वो पल्मोनरी आर्टरी से आ रहे ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को इसमें रिलीज करता है, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाती है। इस लेवल के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं आंतरिक व ऊतक श्वसन यानी इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। आंतरिक व ऊतक श्वसन और बाह्य श्वसन के बारे में डिटेल स्टडी हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इस वीडियो में बच्चों आपको कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे वीडियो के बारे में अध्ययन कीजिए और कुछ सोचिए, और इसमें अध्ययन किए गए जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी समस्याएं होगा, उनके हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, उनका समाधान अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक अपने घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। एक दिन हम ये कोरोना वॉर ज़रूर जीतेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।